हेलो, नमस्कार। आज आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि कौन से टॉपिक्स पे मैं बात करने वाली हूँ। मेरा बहुत लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है और पेरेंट तो हूँ ही। बहुत सारे क्वेश्चंस पेरेंट्स आज भी पूछते हैं कि स्कूल में आ रहे हैं, हमें क्या-क्या पूछना चाहिए, क्या जानना चाहिए। तो पीटीएम को हमें कितनी गंभीरता से लेना है, आज हम उस पे बातचीत करेंगे। और जो भी इस लाइव में जुड़ेंगे, उनके कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी जानना चाहें या बाद में भी सुने, तो इस बातों पे ज़रूर गौर करें कि हमें पीटीएम को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, टीचर से क्या जानना चाहिए। और यहाँ पर आज मैं टीचर्स के लिए भी बात करूँगी कि टीचर्स को पीटीएम कैसे उनका कैसा पेरेंट्स के साथ बिहेवियर होना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे पेरेंट्स के उनके आते हैं, तो टीचर का भी पूरा ड्यूटी है कि उसके बारे में वो अच्छे से बात करे। क्योंकि दोनों का, पेरेंट्स का और टीचर्स का मतलब तो एक ही है कि बच्चे भविष्य में किस तरह हर फील्ड में आगे। तो सबसे पहले तो जो भी इस लाइव में जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें और दूसरे भी पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ इसको शेयर करें। और आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आप चाहे लाइव में, चाहे लाइव के बाद भी आप इस पे अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक का उत्तर दूंगी। और इस स्ट्रीम के द्वारा, अगर स्ट्रीम से या बाद में भी आप सुपर चैट आप कर सकते हैं। साइड में इसके जो एस डॉलर का साइन है वो दिया हुआ है, उसको प्रेस करके आप हेल्प कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम पेरेंट्स से मैं पहले बात करूंगी, पेरेंट्स के बारे में बोलूंगी कि स्कूल जाने लगते हो, जब आपको पीटीए का मैसेज आता है, तब ये नहीं सोचो कि ओहो स्कूल जाना पड़ेगा, अभी छुट्टी लेनी पड़ेगी, अभी जाके टाइम टीचर के पास वो टाइम से पहुंचना पड़ेगा, बच्चे के लिए बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचना। आज अगर पीटीएम है तो हमें स्कूल में ज़रूर जाना चाहिए। उसको अगर स्कूल में पीटीएम रखा हुआ है तो टाइम की वेस्टेज ना इसको समझे, आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। और उसके लिए आपको क्या-क्या तैयारी करनी है। एज़ ए पेरेंट आपको कैसे जाके टीचर से मिलना है, क्योंकि हर रोज़ तो हम टीचर से बात नहीं कर सकते। तो जब पीटीएम होता है, पेरेंट टीचर मीट जब होती है, तब आपको स्कूल में जाना है और सबसे पहले आपको समय पर पहुंचना है। जो आपको टाइम अलॉट किया गया है, उसी टाइम पे आपको स्कूल में पहुंचना है, ताकि आपको पूरा समय मिल सके। उसको पहले से आपने टाइम अपना मैनेज करना है। और जब स्कूल में जाते हो तो पॉजिटिव माइंड से कि मुझे, कि जो टीचर है वो सेकंड पेरेंट होते हैं। अगर जो टीचर आपको बताएगी आपके बच्चे के बारे में, आपको उस पे वर्क करना है, उस पे काम करना है। वैसे ही आपने बच्चे के साथ उन चीज़ों में सुधार करना है। तो पहले जाते ही आप
अपने क्वेश्चंस या वो अनईज़ीनेस मत दिखाएँ कि ओहो! मुझे जल्दी जाना था, मुझे लेट हो रहा है, बिल्कुल नहीं। टाइम पे पहुँच के उनको विश करें अपने बच्चे के सामने। टीचर को विश करना है आपने अपने बच्चे के सामने, चाहे वो बच्चा आपका छोटा हो, नर्सरी का हो, प्ले होम का हो, 10th का हो, 12th का हो, ऊपर का भी किसी भी क्लास का हो। ताकि बच्चे को पता चले, पहले आपने रोल मॉडल बनना है कि आप उसकी टीचर की रिस्पेक्ट कर रहे हो। आपका इतनी पोलाइटनेस होनी चाहिए कि बच्चा आपको कॉपी करे कि हाँ, टीचर के साथ हमें किस तरह बात करनी चाहिए। ये तो एंट्री हुई, फिर आपको जब आप टीचर से बात करते हो, तो आप टीचर से बच्चे के बिहेवियर के बारे में जानें और अ, कि उसका वो पढ़ाई में कैसा है, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कि बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं, और ले रहा है तो कौन-से सब्जेक्ट में उसको, कौन से विषय में उसको ज़्यादा रुचि है, ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। और क्योंकि टीचर के पास वो अलग तरह रहता है, आपके पास वो शुरू से है। शायद आप कई बार पेरेंट्स थोपते हैं कि नहीं, मुझे मेरा बच्चा वो फर्स्ट सेकंड आना चाहिए या मेरे बच्चे में ये क्वालिटी उनको दिख रही होती है, क्योंकि हमारा अपना बच्चा है ना, तो हम समझ नहीं पाते। टीचर के लिए पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो कंपैरिज़न में आपके बच्चे के बारे में सही तरह से पिक्चर आपको दिखा सकती है। और जो वो बोल रही हैं, ये नहीं जो टीचर आज, मतलब जो उसके टाइम पे है, कि जो बच्चा अभी है, हो सकता है उसमें चेंजेस आएँ। वो चेंजेस आपके और टीचर के दोनों के कारण आएँगे। इस बात का ध्यान रखना। और उसके अ, पूछो कि उसको कौन-सी एक्टिविटी पसंद है। क्योंकि टीचर के सामने उसका बिहेवियर डेफ़िनिटली अलग रहता है और पेरेंट्स के सामने बच्चे का बिहेवियर अलग से रहता है, क्योंकि बच पेरेंट्स ज़्यादातर थोपते हैं कि नहीं, आपको यही करना है, और टीचर उसके हिडन टैलेंट को दिखती है। कई बार बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं भी ले रहा होता, पर उसको दिख रहा होता कि ये बच्चे का, अगर इसको थोड़ा पुश करेंगे तो ये टैलेंट सबके सामने आ सकता है। तो उस समय आप टीचर की बात सुनें और ये नहीं बोलें कि नहीं, नहीं मैडम, ये नहीं इसको आता, ये नहीं कर सकता। नहीं कर सकता का शब्दों का प्रयोग ना टीचर करे, ना ही पेरेंट करे। उसके अगर कई बार हमें बच्चे को पुश करना पड़ता है कि नहीं, आपको ये करना है। तो टीचर से उसके लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ पूछें, कुछ समाधान पूछें कि हाँ, किस तरह वो कर सकता है। और कई बच्चे घर पे बहुत शैतान होते हैं या घर पे बहुत शांत होते हैं, स्कूल में उनका बिहेवियर अलग होता है। स्कूल में वो अपने दूसरे बच्चों के साथ उनका कैसा बिहेवियर है, वो आप टीचर से जानें। ये चीज़ पहले से ही सोच कर चलें कि मुझे टीचर से क्या-क्या पूछना है। कि आज अ, अगर हम ये बातों का ध्यान नहीं देंगे, तो हम बच्चे को उसकी पढ़ाई में या एक्टिव में कहीं भी फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। और जो भी टीचर बोलते जो टीचर बताते हैं, उस बात को सीरियसली लेना चाहिए। और अगर कहीं टीचर आपको उसकी किसी शैतानी के बारे में या किसी कुछ ऐसे बिहेवियर के लिए वो बोलती है, पहली बात तो टीचर को ओपनली बच्चे के सामने ऐसी बात पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करनी। अगर करनी
जो बात उसको बतानी है, वो बात आप उसको पेरेंट को अलग से बात करें कि हाँ, मुझे ऐसा कोई भी बिहेवियर इश्यू जब बच्चे टीनेजर होते हैं या उसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं, तो बच्चे के सामने टीचर पेरेंट्स को नहीं बताए। कई बार कोई टीचर शिकायत किसी चीज़ की करती है, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे को उसी समय ने डाँटना शुरू कर दे कि अरे आपने ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया, बिल्कुल नहीं। आप सबके सामने बच्चों की रिस्पेक्ट करें। टीचर को भी यही बोलूँगी और पेरेंट्स को भी यही बोलूँगी। अगर कहीं आपको लगता है कि बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको टीचर से डिस्कस करना है, तो आप उससे डिस्कस करें कि कहाँ पर इसकी हम मदद कर सकते हैं। हमेशा ये सोचो कि हर एक बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं होता। कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा है तो कोई किसी में। किसी की लैंग्वेज अच्छी है, किसी की साइंस अच्छी है, किसी की ड्राइंग अच्छी है, कोई कंप्यूटर में अच्छा है। तो ये आपको और स्पेशल टीचर को भी ध्यान में रखना ही है। और पेरेंट टीचर में जाना तो है ही, और वहीं पे तो आपको उसकी परफॉर्मेंस का पता चलता है। और बार-बार आप क्योंकि जब पहले का टाइम ऐसा था कि हम बच्चे को डाँट भी लेते थे, मतलब टीचर्स की बात कर रही हूँ। उसको कई बार तो कोई ऐसा बात होती थी उसको लगा भी देते थे। पर अभी शायद कुछ रीज़न रहे होंगे जिस कारण ये चीज़ों की मनाही की गई कि बच्चे को डाँटना नहीं है, बच्चे को मारने की बात तो दूर की हो गई। पर जब हम थे तो हमें इस चीज़ का, और यहाँ तक कि अभी तो ऐसा भी है कि बच्चे को फ़ेल भी नहीं करते, कि नहीं उसके लिए वो पढ़ाई में कमज़ोर है तो बच्चों को अलग ढंग से हमें टैकल करना पड़ेगा। पढ़ाई भी उसको करवानी है, ज़रूरी नहीं कि वो उसको फ़ेल होने के डर से वो ना पढ़े या पढ़े, तो हमें कोई बीच वाला रास्ता देखना है। तो ये टीचर और पेरेंट ही मिलकर करेंगे। कई जो इतना मेरा 30 इयर्स के लगभग मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, बहुत जगह मुझे टीचर भी गलत लगते रहे हैं कि बच्चे पे दबाव डालते हैं कि नहीं यही करना है, यही पढ़ना है, यही करके आना है। हमें पता है कि बच्चे अलग तरह के हैं, सब बच्चे अलग पर्सनैलिटी लिए हुए हैं। तो उस समय टीचर का रोल है कि वो जिस जगह पे वो अच्छा है, उसका यूज़ करे, उस फ़ील्ड में उसको आगे करे। क्योंकि आज भी अगर टीचर भी जो मुझे सुन रहे हैं, तो जितने कुछ हम आज भी उन टीचर्स को याद करते हैं कि हाँ, वो टीचर ऐसे थे, मुझे खेलने के लिए ऐसे बोला, या बोलने के लिए ऐसे बोला, या कुछ टीचर्स को हम याद करते हैं कि हमेशा डाँट के बात करते थे। तो उनको ये तो मैं नहीं बोलूँ कि कोई पसंद करता या नहीं करता, वो तो बाद की बात होती है। पर टीचर्स की बहुत बड़ी ड्यूटी है। वो बच्चे की इनर स्ट्रेंथ को पहचाने, जो अंदर की उसकी ताकत है उसको पहचान के उस पे काम करें। और टीचर्स को मैं रियली बोलूँगी, अगर आपने एक भी बच्चे का ऐसे कुछ चेंज कर लिया, तो आप अपने आप को मोटिवेटेड फ़ील करोगे। तो जहाँ टीचर का रोल है, तो पेरेंट्स उसका दूसरा सिरा है, दूसरा जो सूत्र हैं, जहाँ वो बच्चे को साथ दे सकते हैं। वो टीचर से जाने कि उसका बच्चा कौन से सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है और किस में उसे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो
और मेहनत करने की ये नहीं कि आते ही बोलो कि नहीं ये इसमें मार्क्स कम आए, आज लग जाओ इसी सब्जेक्ट पे, बिल्कुल नहीं। वहाँ बैठ के या खुद उसको एनालाइज़ करो, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर काउंसलर भी होते हैं, काउंसलर भी हैं, और हर एक एरिया वो जानते हैं अपने बच्चे को, और किस तरह से बच्चों से काम करवाना है ये दोनों अच्छे से पहचानते हैं। जहाँ पे उसको ज़रूरत है, उसको किस तरह आपने उसकी समस्या हल करनी है। पीटीएम इसीलिए होता है कि जहाँ पर आप बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों पे, घर में कैसा है, बाहर स्कूल में कैसा है, दोनों को मैच होता है या नहीं। जहाँ मैच होता है समझो कि आपका बच्चा सही है। जहाँ पे लगता है कि यहाँ दोनों अलग बिहेवियर है, वहाँ स्कूल में ऐसा है, घर पे ऐसा है, तो वहाँ आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा कि ऐसा क्यों है, फ़र्क क्यों है। वो दूसरे बच्चों के साथ देखना है कि फ्रेंडली है या नहीं, क्योंकि कई बार बच्चों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि बच्चे अ, अकेले, क्योंकि फैमिली आजकल अकेले-अकेले रह रही हैं, तो वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। किसी के साथ वो दोस्ती नहीं रखना चाहते। और क्या रीज़न है, क्यों नहीं रखना चाहते? ये पेरेंट्स को भी जानना है, क्योंकि पहले के जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, दादा-दादी, नाना-नानी ऐसे बड़े, और जो आज भी उस सेटअप में रह रहे हैं, रियली मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छे से उन बच्चों की परवरिश हो रही होगी। क्योंकि बच्चे को वो अपने बड़ों से मिल रहा होगा। आजकल पेरेंट्स वर्किंग है, बच्चों को उतना टाइम नहीं दे सकते। तो हमें, जब वो सोशल स्कूल में जाता है, सोशल होता है दूसरे बच्चों से, उसके बिहेवियर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था कि जब भी मैं स्कूल में अपने बच्चों के लिए जाती थी, तो मैं सबसे पहले टीचर से यही पूछती थी कि बिहेवियर कैसा है? मार्क्स अगर कहीं 1-2 कम भी हुए तो मेहनत करवा सकते हैं, पर अगर कहीं बिहेवियर में उसके, इनके बच्चों में चेंजेस आ गए, तो उसको बदलने में बहुत टाइम लगेगा, और उसके लिए फिर अलग से तरीके देखने पड़ेंगे कि हाँ, ऐसा क्यों है, कैसा हुआ, क्यों हुआ, वो सारा देखना पड़ेगा। तो साथ-साथ और पीटीएम की गंभीरता का आप समझें, उस पर ज़रूर जाएँ, और खाना-पूर्ति के लिए नहीं कि मैम सिर्फ साइन ले लो, मुझे पता है, मैं आपसे बाद में, नहीं, वहाँ बैठ के अच्छे से डिस्कस करें। और ये देखना है कि बच्चा आपका कौन-सी एक्टिविटी में आगे होता है। कई बहुत अच्छे स्पीकर बन जाते हैं, पर उसकी अगर, कई बार मैं अपनी भी स्टोरी सुनाती हूँ कि मुझे लिखने का शौक था, पर किसी ने वो शायद क्वालिटी पहचानी नहीं जो बड़े होके न उसको अपने आप से टाइम के अनुसार बाहर आई, और आज मेरी 3 बुक्स पब्लिश हुई। अगर वही चीज़ मुझे भी पहले से ही मेरी ये चीज़ पहचानी जाती, तो डेफ़िनिटली उसमें आज तक बहुत सारी चीज़ें बन चुकी होती थी। तो अपने एग्ज़ाम्पल हम इसलिए देते हैं कि हमारे बच्चे अ, वो चीज़ों में आगे बढ़ सकें, और ये देखना है कि हर बच्चा पढ़ाई में ऐसा नहीं कि बहुत उसको ब्रिलियंट है, उसका ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ न नहीं करना चाहिए, जहाँ तक उसकी स्ट्रेंथ है वो आप करते रहो। ये भी नहीं कि कोशिश ही नहीं करनी, कि क्या ही करें, नहीं पढ़ रहा बच्चा, कोशिश करो। और टीचर से बिल्कुल ध्यान से सुनना है, पूछना है कि बच्चा क्लास में क्या-क्या करता है, कैसा उसका बिहेवियर है, कैसा उसका
दूसरों के साथ है, और टीचर से पूछो कि हाँ, मुझे बताओ आपकी कि जो मुझे ना पता हो, वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। और उस जगह पे जहाँ पे वो बच्चे में आपको ऐसा लगता है कि कमी है, तो वहाँ टीचर या पेरेंट किस तरह हेल्प कर सकते हैं, वो डिस्कस करना चाहिए। और अगर ऐसी चीज़ों के आप सवाल पूछेंगे, तो काफ़ी चीज़ें तो आपको पता चल जाएँगी। कई बार हम घर पे वो चीज़ें नोटिस नहीं कर पाते, जो स्कूल टीचर बता देती हैं। तो कुछ घर में जो अच्छी बच्चे की चीज़ें हैं, वो टीचर को भी इन्फॉर्म करें, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ, पेरेंट और टीचर दोनों को ये चीज़ें पता हैं। और जब एक जैसी चीज़ें होंगी, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि बच्चे को कैसे सँभालना है, और टीचर को भी एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि नहीं, इस बच्चे के साथ हमें किस तरह से और भी काम करना है, और कैसे कैसे उसके बिहेवियर को ठीक करना है। अगर हम ये चीज़ों का ध्यान रखते जाएँगे, तो आगे जाकर टीचर के साथ तो 8 या 10 साल बच्चा रहेगा, बच्चा फिर पेरेंट्स के पास जाएगा, और अगर उसके इन पीटीएम्स की वजह से अगर हम बच्चे को बहुत अच्छे समझ लेते हैं, तो उसका भविष्य, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये चीज़ें तो है ही, और टीचर से ये भी जानो कि उसका डिसिप्लिन उसमें कैसा है। ये नहीं कि शिकायतें ही करनी है, शिकायत ना मैं कभी बोलती हूँ टीचर करे, ना ही पेरेंट करे। एक-दूसरे के वो उसमें जाने, क्योंकि कई बार टीचर्स भी बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, कोई बच्चा किसी में वीक है या उसने कोई शरारत की है, तो पेरेंट्स पे आते ही ऐसे टूटते हैं कि आपके बच्चे ने ये कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। नहीं, बच्चा है तो आपको उस ढंग से, टीचर को उस ढंग से पेरेंट को बताना है कि पेरेंट आपके लिए, आपके जो समस्या है, वो मिलके सुलझाने की कोशिश करे। अगर टीचर अग्रेसिव होगी, पेरेंट कभी नहीं मानेगा, और अगर पेरेंट सुनने के मूड नहीं में नहीं होगा, तो टीचर कुछ नहीं कर सकेगी। इसलिए दोनों को मिलके ही चलना है। और अगर आपको शिकायत मिलती भी है, तो ऐसे नहीं कि उसी टाइम बच्चे को डाँटना शुरू कर दो, या मैंने तो ऐसे भी देखे हैं कि बच्चे को वैसे ही पेरेंट को किसी को पता चलता है, तो वहीं पे उसके 1-2 लग जाती है। टीचर तो मार नहीं सकती, ना कुछ कह नहीं सकती, पर पेरेंट टीचर के सामने ही, पर बच्चा इसमें बहुत इंसल्ट फ़ील करता है। कभी भी ऐसा नहीं करना है। उसको, अगर आपको कोई शिकायत मिलती भी है, तो घर आकर उसको समझाएँ कि ऐसा नहीं करना, हमें किस तरह से अपने बिहेवियर को सुधारना है। और अगर हम बार-बार उसको बोलेंगे, तो बच्चे ज़िद्दी भी हो जाते हैं। तो फिर तो सुधारना और भी मुश्किल, कि अगर बच्चे को बार हर रोज़ एक ही बात के लिए बोला जाए, कि टीचर ने तो एक बार बोला कि देखो ये ना, मेरा कहना नहीं माना इसने। तो आप घर पे उसको उठते-बैठते, जब भी बैठते, तो आप उसी चीज़ का अगर ताना दोगे, तो बच्चे में आप ये समझते हो कि सुधार कभी नहीं होगा, और भी वो ज़िद्दी, कोई भी उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि हाँ, मुझे डाँट पड़ती रहती है, या मुझे अ मतलब मेरे इस कारण। और अगर हम आके पेरेंट्स, अगर टीचर अगर बच्चे के सामने ही उसको बुरा-भला कहने लगे, तो बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने भी बहुत वो इंसल्ट फ़ील करते हैं कि टीचर, और फिर वो दोबारा, छोटे बच्चे तो होते हैं तो पेरेंट्स को पता होता है, बड़े बच्चे होते हैं तो वो घर जाके बताते नहीं कि अब पीटीएम है या जाना है, और पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देते हैं। ये भी देखने में आता है। पर अगर दोनों तरफ से बहुत सजग होंगे, बहुत एक-दूसरे को अ, समझने वाले होंगे, तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। मैंने बहुत सारे बच्चे भी ऐसे थे कि मुझे बोलते होते थे कि मैडम, सब टीचर्स से मिलने के बाद
फिर हम आपके पास पेरेंट्स को लेके आते हैं, आप प्यार से समझा देते हो उनको, तो हमें घर जाके डाँट नहीं पड़ती। तो तब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता था कि क्यों नहीं सभी टीचर इसी तरह का बिहेव करते कि बच्चे की जो समस्या है वो भी पॉजिटिव वे में अच्छे से पेरेंट्स को समझाई जाए। तो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़े गाइड आप होंगे, टीचर होंगे उसके लिए। क्योंकि जो मेरे पढ़ाते हुए जो पेरेंट्स अगर इसको सुनेंगे या तो वो ज़रूर रिस्पॉन्ड करें, और जो बच्चे भी, क्योंकि बच्चों को अपने विश्वास में लेना है, और 100% है अगर हम पॉजिटिव माइंड से टीचर्स, अगर पॉजिटिव माइंड से अगर हम किसी बच्चे को समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें बच्चे को अलग से लेके भी उससे बात करनी पड़ती है। मैंने बच्चों के मार्क्स बढ़ते हुए देखे हैं इसी वे में, बच्चों के बिहेवियर चेंज होते देखे हैं, अगर उसकी कोई गलती है। तो मेरा स्कूल में एक अलग से, जहाँ भी हम बैठते थे, खाली रूम, जहाँ जिस बच्चे से कुछ होती थी उसको अलग से लेके उसकी बात करती थी, और 100% था कि बच्चे में सुधार हो जाता था। और उनके पेरेंट्स भी बोलते थे कि नहीं मैम, इसमें बहुत चेंज दिख रहा है। पर टीचर्स की भी ड्यूटी है, ये तरीका भी अपना सकते हैं कि जो बच्चे को जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो उसको अलग से समझाएं। ऐसा नहीं कि बच्चे समझते नहीं हैं, बच्चे को अगर प्यार से समझाया जाए तो 100% है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो उनका बिहेवियर अच्छा होता है। तो हमें अपने बिहेवियर को कैसे सुधारना है? अगर बच्चा, आप सोचते हो कि सिर्फ बच्चे को ही सुधारने की ज़रूरत है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। मैं तो ये बोलूँगी कि टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को ही सुधारने की ज़रूरत है। हमेशा ये एक मौका होता है पीटीएम, कि जब हम पेरेंट्स के साथ मिलते हैं और वो बिहेवियर हम जो हम चाहते हैं वो बच्चे में बदलाव कर सकते हैं। अगर कोई भी टीचर देख रहे हैं तो वो ज़रूर एग्ज़ाम्पल देना कि आपके कहने से बच्चे में कितना सुधार हुआ। कौन-कौन से बच्चे, नाम मत लिखना, क्योंकि हम क्या पेरेंट्स या कोई भी ऐसे नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे का नाम कहीं भी लिखा जाए। पर जो सच में जो दिल से टीचर्स हैं, उनके लाइफ में ऐसे बहुत सारे आते हैं, और ये चीज़ें आपको अपने सामने, अपने एग्ज़ाम्पल्स आपके पास बहुत सारे होंगे, इवन पेरेंट्स और टीचर्स के भी, कि मैंने भी स्कूल छोड़ने के बाद भी पेरेंट्स आज भी एडवाइस लेते हैं या आज भी बात करते हैं, या पेरेंट्स स्टूडेंट्स भी। और ये स्टूडेंट्स से ही मुझे पता चला कि मैम, हम सबसे बाद में आपसे ही मिलवाने के लिए लेके आते थे। रीज़न यही होता था कि आप बच्चे को, मतलब मुझे, हमें डाँट से बचा लोगे। क्योंकि मैं सॉल्यूशन दे देती थी। समस्या अगर है किसी पेरेंट्स की या इसकी स्टूडेंट की, तो पेरेंट्स को अगर बताते हो तो साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताओ, कि हाँ, ये बच्चे में ये प्रॉब्लम है, या ये इसमें कहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं। साथ में अगर आप सॉल्यूशन बताओगे, तो सच में बोलती हूँ कि आपका बार-बार स्कूल में जाने का पेरेंट्स का मन करेगा कि हाँ, उन टीचर से मिलो। तो आज का सेशन मुझे लगता है बहुत अच्छा रहा होगा। सब
इन बातों पे ध्यान देंगे और पीटीएम को एक खाना पूर्ति नहीं कि हाँ जाना पड़ेगा नहीं, जाना ही चाहिए, ये सोच के आप स्कूल जाओगे और पेरेंट्स से आप इस तरह मिलोगे कि जैसे आपको हमेशा अच्छी गाइडेंस मिलेगी। आपके बच्चे का फ्यूचर पेरेंट्स के साथ टीचर भी बना रहे होते हैं कि क्या वो सीख रहे हैं, कैसे वो बड़े हो रहे हैं। जब कोई बच्चा किसी अच्छी पोस्ट पे या कैसे पहुंचता है तो सबसे ज़्यादा खुशी अगर पेरेंट्स को होती है तो टीचर्स को भी सेम तरह से होती है। ऐसा माहौल टीचर को बनाना है। पेरेंट्स के साथ तो बच्चे सदा ही रहेंगे, तो टीचर्स को भी एक इस लाइव के थ्रू, इस सेशन के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि अपने ऐसे थॉट्स रखें, ऐसे विचार रखें, ऐसे अपना बिहेवियर उनके साथ रखें कि आपको बच्चे हमेशा याद रखें। तो नेक्स्ट सेशन अगर आप चाहें कि किस तरह से और कैसे होना चाहिए, ये वीडियो सबके साथ शेयर करना। अगर आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो नेक्स्ट किस टॉपिक पे, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताती हूँ। मेरा 30 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा हुआ है, पेरेंट भी हूँ, कि क्या और कैसे होता है। तो इन्हीं चीज़ों से मैं आपको अवगत करवाती रहती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब भी करना। तो अभी किसी का क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो। नहीं तो मैं ये सेशन अभी ख़त्म कर रही हूँ। तो एक बार सब इसमें बाय लिख दें, जो भी इसमें मौजूद है। तो नेक्स्ट सेशन जल्दी ही लूँगी, जिससे आपको, बच्चों को, और इसके जो वीडियोस हैं वो भी आप देखना, सबको ही फ़ायदा होगा। बाय, फिर जल्दी ही हम मिलेंगे। हेलो, नमस्कार। आज फिर स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुई हूँ कि कुछ टिप्स दिए जाएं। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कभी प्री बोर्ड आ रहे हैं, तो सब टेंशन में होंगे, पेरेंट्स भी टेंशन में, बच्चे भी टेंशन में कि हाँ किस टाइम और क्या हम पढ़ें, कैसे पढ़ें। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। सबसे पहले तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि टेंशन में नहीं आना कि क्या करना है। तो जैसे टॉपिक मैंने दिया ही है, कब, कैसे और क्या पढ़ें, और कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें। हाँ, वीडियो आप आखिर तक देखना, कुछ टिप्स आखिर तक भी आते रहते हैं। और जो भी इस लाइव के साथ जुड़े वो इसको लाइक करते रहें, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो भी कर लें, ताकि टाइम टू टाइम जब भी मैं कुछ ऐसे यूज़फुल वीडियोस में डालूं तो आप तक उसी टाइम पहुंच जाए। अभी हमने कई एग्जाम्स की तैयारी के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो मैंने शुरू में बोला कि टेंशन नहीं करनी, पर टेंशन ये नहीं कि पढ़ने की भी टेंशन नहीं करनी, पढ़ना तो है, पर उसके लिए एकदम से वो डिप्रेशन में नहीं आना कि हो मेरा सिलेबस इतना पड़ा है, मुझे ये करना है।
तो उस चीज़ पे आप उस चीज़ से दूर रहना, टेंशन नहीं करनी और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। मोस्टली बच्चे ट्यूशन्स का सहारा लेते हैं। हाँ, जिन्होंने तो रखी हुई है वो ठीक है, कि उसको मैं नहीं बोलूँगी कि ट्यूशन ना रखें या कुछ है, पर जो मेरे एक्सपीरियंस में बोलूँगी कि ट्यूशन की बच्चों को ज़रूरत नहीं होती, सेल्फ स्टडी की ज़्यादा होती है। आप अपनी विल पावर ऐसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप उसकी तैयारी करते रहें। आपको पहले से ही उसके लिए तैयार रहना होगा। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि हमें पढ़ना है। आपको इस तरह की नहीं कि हो जाएगी नहीं होता। हमें तैयारी करनी होती है। तो बिना टेंशन लिए अपनी रेगुलर स्टडीज़ करेंगे तो टेंशन होगी ही नहीं, ये 100% है। अगर टाइम पे जाके कि हम हाय तौबा मचाएँगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तब तो टेंशन होगी। तो उसी टेंशन से बचने के लिए हमें सबसे पहले सिलेबस तैयार करना होगा, देखना होगा कि हमें कैसे और किस टाइम पे वो पूरा करना है। अपने आप को पहले अनुशासित करना है। पेरेंट्स बोलते रहते हैं, टीचर्स बोलते रहते हैं, पर करना स्टूडेंट्स को ही है और आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि मुझे इतने परसेंट मार्क्स लेने हैं। चाहे तो आप अपने रूम में अपने वो लगा के रखो कि इतने मार्क्स मुझे लेने ही है और अपने जो भी एम है उसको पाने के लिए एकदम से तैयारी शुरू कर देनी है। अपने आस-पास आप सोचो कि नहीं टीवी लगा के पढ़ेंगे या हम मोबाइल से पढ़ेंगे, नहीं। अपनी बुक्स निकालो, अपना पहले सिलेबस देखो कि आपका क्या-क्या है उसमें। आप पहले सबसे पहले आपको उसमें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि हाँ, यही सिलेबस है। टाइम पे नहीं ढूँढना कि कौन-सा सिलेबस आएगा। उसकी तैयारी आपको पहले से ही करनी पड़ेगी और फिर आपने उसके अनुसार कि कौन से सब्जेक्ट का कितना सिलेबस है, उसके अनुसार उसका अपना टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल होगा और टाइम टेबल भी इस तरह बनाना है, मैं आपको अभी बताऊँगी आगे-आगे कि किस टाइम पे हमें पढ़ना चाहिए, किस टाइम अ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ स्टडी और कोचिंग क्लासेस का सहारा तो लेते हैं और पर सफलता जब प्राप्त करनी तो अपनी लगन और वहाँ भी तो मेहनत चाहिए ना, कि अगर स्कूल में पढ़ाया हुआ आप टाइमली अगर करते हो, जो स्कूल में पढ़ाया जाए वो घर आके उसको देखना है कि क्या-क्या करवाया और उसको रिवाइज़ करना है। ये पहले से ही प्रिपेयर आपको करना है। और किसी भी एग्ज़ाम की कोई भी परीक्षा है, आप उसको घर पे बैठ के भी कर सकते हो, अपनी लगन से और मेहनत से। तो कुछ चीज़ें मैं आपको अभी बताऊँगी कि जो अपना टाइम टेबल है, जो भी आप अपने सिलेबस के अनुसार जो टाइम टेबल बना रहे हो, टाइम टेबल ऐसे कि जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, उसको टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा दो और अपने आप को डिसिप्लिन में लेके, अगर स्कूल में छुट्टी है कि हाँ, आप प्रिपेयर करो, तो उस टाइम टेबल को सीरियसली फॉलो करो और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सिलेबस ले लिया या उसके लिए और भी आपको उस विषय में जानकारी प्राप्त करनी है कि परीक्षा के लिए तो आप तैयारी कि आप पॉइंट्स और वो पढ़ते हो, तैयार करते हैं। उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और अभी जो टाइम है, सोशल मीडिया में बच्चे बहुत ज़्यादा घुसे रहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो देखते हैं कि
पहले तो हम बच्चों को बोलते थे टीवी, पर अभी हर एक के पास मोबाइल है, तो वो मोबाइल के द्वारा, मोबाइल के थ्रू वो हर टाइम, ज़रूरी नहीं पढ़ाई का ही है, देखते हैं वो कुछ भी, कोई कभी गाने लगाए हैं, कभी मूवी लगाई है या अपने इंटरेस्ट का कुछ भी देखते हैं। तो जब आप अपनी जो बनाया हुआ, अपना ही बनाया हुआ टाइम टेबल और अपना ही जो सिलेबस आप लेके बैठे हो, उस समय अपने मोबाइल से उस समय के लिए मोबाइल दूर कर दो। अगर आपको सच में ही सफलता प्राप्त करनी है, सच में ही आपको एम अपना प्राप्त करना है, और फिर आपने जो पुराने पेपर्स हैं, जो जो पूरे पूरे पुराने पेपर होते हैं, उसको आपने निकालना है, और उस जो एग्जाम पेपर्स है उसका टाइमिंग देखो कि कितने टाइम का इसका टाइम दिया हुआ है कि इतने में सॉल्व करना है। उस टाइम पे आपको वो सॉल्व करना है। चाहे एकदम नहीं तो उसको टाइम डिवाइड कर लो। मान लो मैथ्स का है, साइंस का है या हिंदी का है, तो कितने टाइम का आपका पेपर है और आप उसको कितने समय में अगर पूरा करते हो तो आपका पेपर खत्म होता है। अगर एक ही सिटिंग में नहीं कर रहे तो वो टाइम डिवाइड कर लो। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको आप 10 मिनट में दे करना है, तो 10 मिनट का अपना टारगेट लेके चलो कि इसमें इसके आंसर मुझे लिखने हैं। सेल्फ स्टडी और खुद को प्रिपेयर करना, वो इसी तरह आपको करना है। अगर आपको उसमें लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर तो मुझे नहीं आता, पूरा पेपर, और वहां पे आप टिक कर लो। जब आप पूरा पेपर कर लो तो वो पेपर, जो क्वेश्चन था पेपर में, उसको लास्ट में आप पूरी तैयारी के साथ और टाइम फिक्स कर लो कि ये मुझे टाइम के साथ उसको लिखना है, उसको भी सॉल्व करना है। तो इस तरह आप तैयारी कर सकते हो। पहले तो आप मुझे यहाँ लिख के बताओ कि कौन कौन इस तरह तैयारी करता है, और अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो कौन कौन इसको फॉलो करेगा। मुझे लगता है सारे बच्चे जब ये सुनेंगे तो कोई यही बोलेंगे कि नहीं, हम अ, अपना ये करेंगे, सिलेबस अपना देखेंगे, अपना टाइमिंग देखेंगे, और जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने पढ़ने की जगह एक फिक्स करो, और एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट लेके आपको बैठना है। मान लो आपने 40 मिनट का अपना एक पीरियड बनाया कि इसमें मुझे ये सब्जेक्ट करना है, तो 40 मिनट के बाद अपने आप को ब्रेक दो। 40 मिनट आपने कर लिया, चाहे अलार्म लगा लो, चाहे टाइमिंग आप कहीं भी लगा लो, तो 40 मिनट के आप ब्रेक लो। 5 मिनट आप पानी पियो या उठ के इधर थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट के लिए अपने आप को तैयार करो। मान लो पहले आपने बायो किया है या मैथ्स का किया है, तो सेकंड आपने बायो करना है, तो 5 मिनट में आप सिर्फ बायो सोचो कि अभी मुझे बायो के बारे में ही जानना है, या फिजिक्स के बारे में जानना है, और हिंदी का आपको पढ़ना है। तो हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स आराम से आएंगे। और अभी पढ़ने की टाइमिंग को लेके कि कब हम पढ़ें, मोस्टली पेरेंट्स बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ा करो, माइंड बहुत फ्रेश रहता है। और कुछ बच्चे, मतलब बच्चे सुबह उठना नहीं चाहते, उनको रात में ही पढ़ना अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ मैं पेरेंट्स को बोलूँगी कि जो टाइम बच्चे को सूटेबल लगता है कि वो इस समय बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकता है, वही टाइम उसको फिक्स करने दो। उस पे प्रेशर मत डालो कि नहीं नहीं सुबह उठ के पढ़ना है, सुबह उसकी नींद नहीं खुलेगी तो पढ़ेगा ही क्या। उसका दिमाग एकदम फ्रेश होना चाहिए। और स्टडीज में भी कहा गया है कि वो, अगर हम सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट के बाद अगर पढ़ते हैं तो हमारे जो बॉडी में वो एनर्जी ज़्यादा होती है और दिमाग हमारा
एक्टिव होता है। तो ब्रेकफ़ास्ट के बाद जब छुट्टी है, तो उस समय आप पढ़ सकते हो। और अगर आप स्कूल से आ रहे हो, तो कुछ टाइम आप रेस्ट करो, उसके बाद कुछ खाना खा लो। तो आपको बॉडी आपकी एक्टिव हो जाएगी, उसको एनर्जी मिल जाएगी और पढ़ना भी अच्छा लगेगा। और बोला गया है कि अ, बच्चे जो हमेशा बोलते हैं कि हम तो रात को कंफर्टेबल होते हैं। तो हमें अपनी पढ़ाई को जब हमें लगता है कि हम फ्रेश हैं, उस समय बुक्स लेके बैठो। क्योंकि जो स्टडी के अगर उसके आधार पे मैं बोलूँ, तो बेस्ट टाइम यही बोला गया है कि शाम को जो सुबह जो है वो सुबह 10 बजे से 2 बजे और शाम को 4 बजे से लेके 10 बजे रात तक पढ़ने का सही टाइम है। पर हमेशा फ़ोकस रहना है, कभी भी आप अगर एक सब्जेक्ट के बाद आप बैठते हो, तब भी आपको एनर्जी के साथ बैठना है। जब दिमाग एकदम फ़ोकस आप कर सकते हो, अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो बच्चे हमेशा एनर्जी से भरे रहते हैं। एक चैलेंज की तरह लेके चलो कि हमें अ कि पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो कभी भी कोई भी टाइम आप अपने आप को एनर्जी उसमें ला सकते हो अपने आप में, विल पावर से, कि हमें ये करना ही है। जब आप बार-बार ये चीज़ सोचोगे कि नहीं ये मुझे करना है, आप कभी भी अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हो। वो आपको पेरेंट्स नहीं ला सकते आप में या टीचर्स नहीं ला सकते या और कोई भी नहीं। अपनी विल पावर। और जब आपको लगता है अपनी सहूलियत के अनुसार, स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ, तब वो अपनी पढ़ाई शुरू करें। और अपने अगर आप अब तैयार करते हो, क्योंकि स्टडीज के आधार पर तो हम बोल रहे हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आप पढ़ सकते हो या रात को आप पढ़ाई कर सकते हो। तो जरूरी नहीं, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो फुल टाइम वो पढ़ सकते हैं, उनमें इतनी एनर्जी, वो हमारे अंदर की सोच है, तभी हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि मार्क्स, पेरेंट्स के लिए ये कहूँगी कि वो कॉम्पिटिशन में रहें कि आपको इतने मार्क्स लाने ही हैं, वो भी बच्चे को चीज़ डिप्रेशन में ला लाती है। उसको अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रेरित तो करें, उसको स्टडीज़ का अपने उसके साथ बैठ के टाइम दें, कि आपको ये अभी पढ़ना है। आपकी ये हम हेल्प कर सकते हैं, जहाँ पर बच्चे को ऐसा लगता है कि वो अ, वो ज़्यादा अ, फ़ोकस नहीं कर पा रहा या कोई और कोई रीज़न है, तो उनके साथ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें कि इस सब्जेक्ट में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, और पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी तकलीफ़ को समझें और उस चीज़ को वो अ, कोशिश करें कि सॉल्व करें। और बच्चे को इतना अगर हम उनकी उसकी पढ़ाई के लिए समय-समय पर उसको मोटिवेट करते रहेंगे कि ये तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तो डेफ़िनेटली बच्चे कर सकते हैं। नहीं मत बोलो कि आप ये नहीं कर सकते। कभी भी इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ना तो खुद के लिए करना है, बच्चों को भी, ना पेरेंट्स को भी, ना टीचर्स को भी। ये वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल दो कि आप नहीं कर सकते। आप हर चीज़ कर सकते हो। हर समय बच्चे को ये कह के मोटिवेट करो। अगर कहीं गलती होती है, तो उसको
बताओ कि इस तरीके से इस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी जो भी स्टूडेंट या जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो अपने कमेंट इसमें लिख सकते हैं कि हाँ, आप क्या करते हो? आपको कैसे करना चाहिए? कब पढ़ना चाहिए? तो मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि यहाँ आप लिखेंगे कि क्या-क्या आपको मोटिवेशन चाहिए, कब पढ़ना है, जब आप अपने आप को एकदम मेंटली तैयार कर लें कि अभी मुझे पढ़ना है। पर कभी भी ये मत करें कि मेरा तो मूड ही नहीं बनता कभी पढ़ने के लिए, ये नहीं। आपको अपना एम दिखाई देना चाहिए, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। हमें जो बोर्ड एग्ज़ाम है या कोई भी स्कूल के भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही रहता है। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है। और कैसे अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना सिलेबस देखो और जो डिफ़िकल्टीज़ आती है उसको अंडरलाइन करो और नेक्स्ट आपको वो सहायता कहाँ से मिल सकती है जहाँ पर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। टीचर से मिल सकती है, अपने दोस्तों से मिल सकती है या नेट से मिल सकती है। पर नेट के लिए हर टाइम वहाँ मत देखो, हर एक इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ सही नहीं भी मिलती कई बार। तो आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प लो या टीचर्स की, हाँ, फ्रेंड्स की भी ले सकते हो और अपने ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो आपको बोलते हैं नहीं जो जाने दो पास तो हो ही जाएँगे। नहीं, ये वर्ड आपने नहीं किसी से बोलना भी नहीं, सुनना भी नहीं और कहना भी नहीं। आपको अपना एम दिखाई देना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो आप अपना सही समय का चुनाव कर लो। आपको बड़े होकर या आगे आपको किस फ़ील्ड में जाना है, उसकी तैयारी शुरू कर दो। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने ये बातें पूरे ध्यान से सुनी होंगी और मैं चाहूँगी भी कि ये चीज़ें कि कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पे फ आप बिल्कुल ध्यान से सुनोगे और चाहूँगी कि अभी से शुरू हो जाओ पढ़ने के लिए। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है और मेरे बहुत सारे इसमें वीडियोज़ हैं, आप वो भी देखना अगर आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हो। फुल वीडियोज़ देखना और जहाँ आपको ये लगता है कि इससे और हेल्प हो सकती है उसको बार-बार सुनो। आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई हुई हैं, तो बहुत लंबा मैं नहीं करूँगी। तो अ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो सब मिलके एक बार हम बाय लिख देते हैं ताकि फिर जल्दी से एक कोई वीडियो लेके आऊँ। हाँ, इस जो स्टडी चैनल है इसको आप लाइक भी करते रहना, अपने कमेंट्स भी लिखना कि आपको फ़ायदा कहाँ और कैसे हो रहा है। तो जल्दी फिर नई चीज़ों के साथ मैं फिर से मिलूँगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूँगी। अगर कोई नया इसमें जुड़ा हुआ है तो प्लीज़ अपना नाम वो लिखें और अ, अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप इसमें लिख सकते हो। जो भी नया है उसको वेलकम और इस स्ट्रीम को लाइक कर दें। तो बाय, जल्दी से फिर मैं मिलूँगी आप सबसे।
नए वीडियो के साथ और आपको कैसे लगते हैं वो भी लिखते रहना। बाय-बाय।